गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आरबीआई स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की लेटेस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट ने नोट किया है कि इंडिया का जो नियर टर्म इकोनॉमिक आउटलुक है वो कुछ क्लाउडेड है, क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर्स हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। तो जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है बेसिकली एक फ्लैगशिप आर्टिकल होता है जो आरबीआई के मंथली बुलेटिन में पब्लिश होता है। ये रिपोर्ट एक तरह से की रेफरेंस पॉइंट बन जाती है पॉलिसी मेकर्स, एनालिस्ट या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो आरबीआई ने नोट किया है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो अभी भी की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया में, लेकिन नियर टर्म आउटलुक में उन्होंने कहा है कि कुछ जो है सप्लाई साइड प्रेशर्स हैं, खासकर वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है कंफर्टेबल है, आरबीआई का टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6% के बीच में है। सीपीआई इन्फ्लेशन 3.5% है, जो कि फूड इन्फ्लेशन से थोड़ी सी बढ़ी हुई है, बट 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, तो वो उतना ही है। कोर इन्फ्लेशन भी स्टडी है। फाइनेंशियल कंडीशंस जो है थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे को एक्सटर्नली। एफपीआई जो है आउटफ्लो की वजह से नेट एफडीआई जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कम हो गया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई हैं, कैपिटल फ्लोज चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एक्सटर्नल प्रेशर्स के बावजूद इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं फिर भी कंफर्टेबल लेवल पर हैं, इतने हैं कि हमारे जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं वो 11 महीने तक उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो ट्रेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो डिक्लाइन हुआ था मार्च में, लेकिन रीबाउंड हो गया अप्रैल 2026 में। एक्सपोर्ट्स टू चाइना और यूएस भी जो है हमारे ग्रो हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स टू चाइना तो इनफैक्ट डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें, एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में समर सोइंग जो है वो वेल प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि अबव प्री मानसून रेनफॉल हुई है, कंफर्टेबल रेजर्वायर के लेवल्स हैं। इंडस्ट्री में देखें तो ई वे बिल्स जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ। ओवरऑल पेट्रोलियम कंजम्पशन फॉल हुई बिकॉज ऑफ एलपीजी के जो कंजम्पशन है वो डिक्लाइन हुई। हायर टेम्परेचर्स की वजह से जो है वो एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में। सर्विसेज का पीएमआई जो है वो एक्सेलरेट हुआ है, जो कि दिख रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी बूस्ट हो रही है, डोमेस्टिक सप्लायर्स न्यू बिजनेस ऑर्डर्स जो हैं वो बूस्ट हो रहे हैं। रूरल डिमांड भी जो है वो अगर हम देखें तो रूरल मार्केट्स में ब्रॉड बेस और सपोर्टेड है। लेबर मार्केट कंडीशंस में जो है कुछ मॉडरेशन आया है जो जनवरी से लेकर 2026 मार्च 2026 के क्वार्टर में। और आरबीआई ने नोट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कुछ अनसर्टेनिटीज़ फेस कर रही है, जैसे वेस्ट एशिया का कन्फ्लिक्ट, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉलेटिलिटी फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो आरबीआई ने हाईलाइट किया कि इंडिया एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। तो शॉर्ट टर्म कंसर्न्स क्या है हमारे कि विजिलेंस रखो इन्फ्लेशन पर, मॉनिटर करो क्रूड ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी को, मैनेज करो कैपिटल आउटफ्लोज। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि डाइवर्सिफाई हो ट्रेड राउट्स, स्ट्रेंथन हो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, प्रमोट हो रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्री ट्रेड पोर्ट इन चाइना। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो सदर्न मोस्ट प्रोविंस है हैनान, वहाँ पर ट्रॉपिकल आइलैंड है जो उनका साउथ चाइना सी में, उन्होंने एक फ्री ट्रेड पोर्ट बना दिया वहाँ पर, दिसंबर 2025 से चल रहा है जो। तो ये प्लान जो एफटीपी का था 2020 का था, और 2025 के दिसंबर में से लॉन्च किया गया। अब ये इनिशिएटिव जो है 3 टियर प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, मतलब फ्री एक्सेस मिल रहा है फर्स्ट लाइन में, रेगुलेटेड एक्सेस है सेकंड लाइन में, और फ्री फ्लो है विद इन दी आइलैंड। जीरो टैरिफ्स हैं ट्रेड विद इन दी आइलैंड में। वीज़ा फ्री एंट्री है 86 कंट्रीज़ के सिटीजन्स को टूरिज्म बूस्ट करने के लिए। लो पर्सनल इनकम टैक्सेस हैं ताकि ग्लोबल टैलेंट और बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जा सके। अब अगर हम देखें तो उन्होंने टैरिफ फ्री प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है एक्सपैंड की हैं, फिर शेयर ऑफ गुड्स भी जो हैं जो जीरो टैरिफ्स के लिए एलिजिबल हैं उसको भी बढ़ाया है। लगभग 3265 फॉरेन इन्वेस्टेड एंटरप्राइजेज ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। गुड्स लगभग 753 मिलियन युआन के जो है इंपोर्ट किए गए हैनान में, ठीक है। अब हैनान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना की ब्रॉडर स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कंट्रोल्ड लेकिन जेन्युइन ओपन इकोनॉमिक जोन बन रहा है ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वाइट हो सके चाइना के अंदर। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल डायमेंशन इसकी ये है कि इसकी राइवलरी है हांगकांग के साथ। हांगकांग तो एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, लेकिन हैनान जो है वो फुली चाइनीज़ टेरिटरी है। सभी तरह की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं हैनान में लगते हैं चाइना के। चाइना में एक ऐसा कस्टम्स फ्री टैरिफ फ्री जोन बना दिया उन्होंने बिना पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ हांगकांग के, जो कि इसके साथ कम्पीट करे, ठीक है। तो हैनान की लोकेशन भी साउथ चाइना सी में है, जो कि एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी देती है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो पीएसी है वो कन्वेन हुई है। पीएसी क्या होती है? ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है इंडिया की, जो 1921 में बनी थी, हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसके जो चेयरपर्सन है वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा में से।
ये ऑडिट करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीएजी रिपोर्ट को भी ऑडिट करती है। फिर जो कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हों, लॉसेस हों या इनएफिशिएंसीज हों गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। 22 मेंबर होते हैं इसमें, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। लोकसभा एमपी ही सिर्फ इसमें जो है ऑपोजिशन का, और ट्रेडिशनली जो है वो इसका चेयरपर्सन होता है। 1 साल की इसकी टर्म होती है और मिनिस्टर्स इसके मेंबर नहीं बन सकते। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पायराइट। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोलॉजिस्ट ने एक रेयर माइक्रोस्कोपिक सनफ्लावर शेप्ड मिनरल डिस्कवर किया है, पायराइट। ठीक है, तो ये एक नेचुरली अकरिंग आयरन डाइसल्फाइड मिनरल है, ब्रास येलो मिनरल है ब्राइट मेटालिक क्लस्टर के साथ। इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर लगभग गोल्ड जैसा होता है, और इसको फायर प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब पायराइट कहाँ मिलता है? वाइड वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल सेटिंग्स में मिलता है, चाहे इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक हो या हाइड्रोथर्मल मिनरल डिपॉजिट्स हों। और इसको इग्नियस रॉक्स या कंसनट्रेटेड से या फिर कंसनट्रेटेड लेयर्स में से पाया जाता है। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट्स में भी मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सल्फर। कई सालों तक स्पेन इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, लेकिन बाद में अब अगर हम देखें तो इटली और चाइना जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं, फॉलोड बाय रशिया एंड पेरू। और इसको आयरन सल्फेट बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। टॉपिक आपके इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो AIIB ने एक $10 बिलियन फंड जो है वो लॉन्च किया है मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में से अफेक्टेड हैं। तो AIIB एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, 2015 में एस्टैब्लिश हुआ, और इसके 111 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आफ्टर चाइना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसको हेड करते हैं और एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर जो है वो हर मेंबर कंट्रीज में अपॉइंट करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भव्य स्कीम। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की हैं भव्य स्कीम के लिए। अब यह है भारत औद्योगिक विकास योजना, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस द कंट्री। 6 साल के लिए स्कीम चलेगी। इसको डिज़ाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए सेंटर का मेक इन इंडिया और PM गति शक्ति प्रोग्राम। बोथ ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है एलिजिबल हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। 100 एकड़ तक नॉन हिली स्टेट्स में, 25 एकड़ तक हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ये मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स होंगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इदू मिशमी ट्राइब। ये टॉपिक आपके सोशल इशूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इदू मिशमी ट्राइबल पीपल जो है अरुणाचल के, उनकी यूनिक कॉस्मोलॉजी है कंजर्वेशन में रूटेड। इदू मिशमी ट्राइब प्राइमरीली दिबांग वैली, लोअर दिबांग और लोहित डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं। ये ट्राइब प्राइमरीली मिशमी हिल्स जो कि तिब्बत के बॉर्डर पर हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर रहते हैं। और ये वीविंग और क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। अपने ट्रेडिशनली एनिमिस्ट थे और इनका फ्लोरा एंड फौना के साथ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज रहते हैं। और इदू मिशमी सोसाइटी पैट्रियार्कल और पैट्रीलिनियल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मेजर फायर रिपोर्ट की गई माचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, जो कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो ये 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश लोकेटेड है। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है ये। और ये एक इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑरिशनिक मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि रशिया ने अपने पावरफुल हाइपरसोनिक ऑरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया है कीव को अटैक करने के लिए। तो ये ऑरिशनिक मिसाइल क्या है? इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये पहली बार यूज़ किया गया रशिया द्वारा नवंबर 2024 में यूक्रेनियन सिटी ऑफ नाइप्रो को टारगेट करने के लिए। तो ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों कैरी कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक की है, और इसकी स्पीड अगर हम देखें तो मैक 10 है, मतलब 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, या फिर इसको आप कह सकते हो 2.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड यह ट्रैवल कर सकता है। तो इसलिए इसकी इंटरसेप्शन बहुत ही डिफिकल्ट होती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is RBI State of the Economy Report. This topic is important for your economy section. So RBI's latest State of the Economy report has noted that India's near-term economic outlook is somewhat clouded because of supply-side pressures from West Asia crisis. So State of Economy is a flagship article which is published as part of RBI's monthly bulletin. This report serves as a key reference point for policymakers, analysts, and market participants to gauge the health of Indian economy and emerging risks. RBI has noted that domestic demand continues to be the key driver of growth in India.
However, the central bank cautioned that the near-term outlook is somewhat clouded by the supply-side pressures. Headline inflation remains comfortably within the RBI's tolerance band of 2 to 6%. CPI inflation rose to 3.5% in April, driven mainly by food inflation. Core inflation remained steady. Financial conditions, crude oil prices, and capital flows continue to pose the risks for the Indian economy. So, despite external pressures, India's forex reserves remain at comfortable levels, and they can provide cover for goods imports for around 11 months. So, trade through Strait of Hormuz has declined sequentially, but rebounded in April 2026. Exports to China continued to grow in double digits year on year since April 2025. Exports to US grew in April 2026, reversing the contradictory trend which was witnessed during the tariff war. So, summer sowing season has progressed well in terms of agriculture sector, due to above normal pre-monsoon rainfall and comfortable reservoir levels. E-way in terms of industry, we have witnessed e-way bills that they are witnessing double-digit growth. Overall, petroleum consumption also fell in April. Higher temperatures led to a sharp increase in electricity demand. Services PMI accelerated, supported by boost in transportation activity, domestic suppliers, and new business orders. Rural demand also remained broad-based and supported by rural markets. Automobile sales in rural markets continued to see double-digit growths. So, labor market conditions also witnessed some moderation in the January-March 2026 quarter. Unemployment rate rose during this period. RBI has noted that global economy is being overshadowed by uncertainties like West Asian conflict, heightened geopolitical tensions, volatility in financial markets. But RBI is saying that India is entering this challenging phase from a position of macroeconomic strength. So, in terms of short-term concerns, we have the concern over inflation, crude oil price, and managing the capital outflows. And for long term, we have to diversify our trade routes beyond the Strait of Hormuz, strengthen the services export, promote renewable energy to reduce crude oil dependence. Okay. So the next topic is free trade port in China. This topic is important for our economy and international relations. So China's southernmost province, Henan, which is a tropical island in South China Sea, has launched its island-wide free trade port with special customs operations in December 2025. This Henan FTP was first unveiled on June 1, 2020, and it was officially launched in December 2025. So this has a three-tier principle, that is freer access as the first line, regulated access at the second line, and free flow within the island. Zero tariffs on trade within the island will be there. Visa-free entry is allowed for citizens of 86 countries to boost tourism. Low personal income taxes so as to attract global talent and businesses. So about tariff-free, the tariff-free product categories have been expanded. Share of goods eligible for zero tariffs have also been risen. 3265 foreign invested enterprises were registered in this FTP within the first month itself. So goods worth 753 million yuan were imported into Henan in the first few months after opening. Okay. So Henan is central to China's broader strategy of economic liberalization and high quality development. It is providing a controlled but genuinely open economic zone to attract global investment. The most significant geopolitical dimension of the Henan FTP is the implicit rivalry with Hong Kong. Henan is fully under Chinese territory under all legal and constitutional provisions as compared to Hong Kong, which is a special administrative region with its own legal system. China has essentially created a customs-free, tariff-free zone without the political complexities which are associated with Hong Kong. Henan's location in the South China Sea adds a significant geopolitical dimension to the FTP as well. So the next topic is Public Accounts Committee. This topic is important for your polity section. Recently reconstituted PAC has been convened and it took up certain subjects for examination. PAC is the oldest parliamentary committee of India, which was established in 1921. It is constituted every year. The chairperson is appointed by the speaker from amongst the members of Lok Sabha. It audits the revenue and expenditure of the government to ensure public funds are spent efficiently and legally. It examines the CAG audit report on government expenditure. It also investigates financial irregularities, losses and inefficiencies in government spending. It consists of 22 members, that is 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Its chairperson is almost always a Lok Sabha MP and traditionally from the opposition party. So its term is 1 year and ministers cannot be members of the PAC. So the next topic is pyrite. This topic is important for your environment section.
Geologists have discovered a rare microscopic sunflower-shaped mineral called pyrite. It is naturally occurring iron disulfide mineral. It is a brass yellow mineral with bright metallic luster. It is also called fool's gold because of its color, and it is deceptively similar to that of a gold. So it is used as a means of producing fire. So pyrite is found in a wide variety of geological settings, from igneous, sedimentary and metamorphic rocks to hydrothermal mineral deposits as well as in coal beds. So it can either be disseminated through igneous rocks or concentrated in layers. It is formed in sedimentary rocks or in oxygen poor environments in the presence of iron and sulfur. So for many years Spain was the largest producer of it, but now Italy and China are the world's largest producers, followed by Russia and Peru. It is used to create iron sulfate. Okay. So the next topic is Asian Infrastructure Investment Bank. This topic is important for economy and international relations. Recently, AIIB has launched a $10 billion fund facility to support member countries affected by the ongoing Middle East conflict. So it's a multilateral development bank established in 2015 to promote sustainable economic growth. Its membership has now grown to 111 approved members. Its headquarters is in Beijing. India is a founding member of this bank and second largest shareholder after China. It is headed by a board of governors composed of one governor and one alternate governor appointed by each of the member countries. So the next topic is Bhavya scheme. This topic is important for your economy section. Recently, central government has announced the launch of guidelines for the Bhavya, that is Bharat Audyogik Vikas Yojana scheme. So it's a central sector scheme aimed to develop investment ready world-class industrial parks across the country. So its time period is 6 years, and it is designed to support the center's Make in India and PM Gati Shakti programs. It provides for development of both greenfield and eligible brownfield infrastructure industrial parks. So minimum land requirements have been fixed at 100 acres for non-hilly states and 25 acres for hilly states, northeastern states, union territories and smaller states. So the next topic is Idu Mishmi tribe. This topic is important for your social issues. Idu Mishmi tribal people of Arunachal Pradesh have a unique cosmology rooted in conservation. So Idu Mishmi tribe people, they primarily live in the Dibang Valley, Lower Dibang and Lohit districts of Arunachal Pradesh. They primarily live in Mishmi Hills bordering the Tibet of Arunachal Pradesh. They are known for their weaving and craftsmanship skills. Their language, called Idu Mishmi, is considered endangered by UNESCO. They are traditionally animists. Okay, so their society is patriarchal and patrilineal. So the next topic is Machkund hydroelectric project. This topic is important for economy section. A major fire broke out at Machkund hydroelectric project located at Odisha Andhra Pradesh border recently. So Machkund hydroelectric project is a 120 megawatt hydropower project located in Koraput district of Odisha along the border with Andhra Pradesh. It is located on the western slopes of Eastern Ghats. It is an interstate project of government of Andhra Pradesh and government of Odisha. So the next topic is Orishnik missile. This topic is important for your security section. Ukrainian president recently said that Russia used the powerful hypersonic Orishnik missile, a ballistic missile, during a mass drone and missile attack on Kyiv. So Orishnik missile is a Russian-made intermediate range hypersonic ballistic missile, which was first used by Russia in November 2024 to target the Ukrainian city of Dnipro. So it is capable of carrying nuclear as well as conventional warheads. It has a reported range of about 5,000 kilometers. It can travel at Mach 10 speed, that is 10 times the speed of sound, or approximately 2.5 to 3 kilometers per second, which makes it extremely difficult to intercept. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.